यहाँ टॉर्क के बेस पे कुछ सवाल है। सवाल ये है कि अपने को मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है गॉस में जो कि 5000 है। अपने से पूछा क्या है कि टॉर्क निकालना है। देखो एक यहाँ पे जो है स्क्वायर कॉइल है जिसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा है। तो देखें अपन एंटी क्लॉकवाइज सेंस के वजह से बच्चों जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा होगा वो देखो ये आई कैप में आ रहा होगा ना। तो यहाँ आई कैप और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के कैप में लगा के रखे हैं। तो एम और बी के बीच में जो है थीटा जो है बच्चों 90 डिग्री बन रहा है। तो टॉर्क इक्वल टू कितना होता है एम बी साइन 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू एम इंटू बी आ रही होगी। अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट देखूं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आई इंटू ए। आई की वैल्यू अपने को पता है। एरिया जो है मैं क्या लूंगा एस आई में लूंगा। तो मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। और अपने को पता है बच्चों की 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है। तो अपन 5000 गॉस को कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 0.5 टेस्ला आ रहा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू इतनी आ रही होगी। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉइल जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस में आ रहा होगा। कहाँ आ रहा होगा बच्चों जेड एक्सिस में आ रहा होगा। तो यहाँ देखें तो एम एंड जो मैग्नेटिक मोमेंट है और बी है इसके बीच में बच्चों थीटा 0 डिग्री बन रहा है और टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ टॉर्क 0 आ रहा होगा। सिमिलरली एक और सवाल है। डाटा यही है बच्चों लेकिन सवाल जो है ऐसा है देखना। सवाल इस बार कुछ ऐसा है कि ये एक्सिस बना रहा हूँ ठीक है। ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक कॉइल जो है वो ऐसा है ठीक है। एक कॉइल ऐसा है जिसमें करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है आई। वही सेम डाटा है कि 10 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है और बी की वैल्यू जो है 5000 गॉस दिया हुआ है और आई की वैल्यू जो है 10 एम्पियर है। और वापस मैंने मैग्नेटिक फील्ड इधर ही लगा के रखा है। देखो ये जो एंगल है यहाँ वो 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर मैं ऑब्जर्वर बनूं और इसको यहाँ से ऑब्जर्व करूं बच्चों तो अपने को ये जो फिगर होगा अपने से पूछा क्या है कि टॉर्क निकालना है ना इसके चलते। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो देखो यहाँ अगर देखोगे तो ये अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर अगर बात करूं तो मैं ये पॉइंट यहाँ बना रहा हूँ। देखो यहाँ वाई एक्सिस और यहाँ एक्स एक्सिस बना रहा हूँ ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत यहाँ अगर देखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है इधर आ रहा होगा और टॉर्क जो है और देखो करंट कैरिंग कॉइल जो है वो ऐसा है जो कि यहाँ से 30 डिग्री का एंगल मेड कर रहा है। ये कॉइल है ऊपर से टॉप भी बना रहा हूँ। तो यहाँ जो है वो होगा बच्चों ये टॉर्क आ रहा होगा। टॉर्क की का डायरेक्शन ये आ रहा होगा टॉर्क। अगर यहाँ देखोगे तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो देखो ये टॉर्क और इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल होगा वो बच्चों 30 डिग्री रहा होगा ना। इससे जो ये वाला एंगल रहा होगा देखो ये 30 डिग्री रहा होगा। तो देखोगे तो यहाँ एम और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थीटा कितना बच्चों 90 डिग्री ना। तो यहाँ थीटा देखोगे तो 90 डिग्री है। तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है एम बी साइन 90 डिग्री। जो पहला केस है एम इंटू बी के बराबर आ रहा हुआ डाटा वही है। तो जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो 5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर आ रहा होगा। एक बार जो है इसका आंसर चेक कर लेना। अगर डायरेक्शन की बात करूं बच्चों तो देखो डायरेक्शन कितना आ रहा होगा यहाँ से ये वाला 60 डिग्री। अगर एक्स एक्सिस से देखते हो तो जो डायरेक्शन आ रहा होगा 180 प्लस 60 डिग्री। तो इसका जो डायरेक्शन आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस से
240 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो अब अपन बात करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट है एटॉमिक मैग्नेटिज्म। ये होता क्या है बच्चों? जो एटॉमिक मैग्नेटिज्म होता है उसमें क्या होता है कि मान लो कोई भी एटम है, उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। क्या काट रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहा है। तो होता क्या है, उसके वजह से जो है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो अपन बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मैग्नेटिज्म। एटॉमिक मैग्नेटिज्म की बात करने जा रहे हैं। देखो इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियस के अराउंड में बच्चों, न्यूक्लियस के अराउंड में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है। देखो न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहा होता है। मान लो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा है तो करंट जो है ऐसे प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इस स्टेटमेंट को लिख लो कि when electron moves around the nucleus, अगर न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में बच्चों, इन एनी ऑर्बिट, देन करंट इज इंड्यूस। क्या होता है? इन द ऑर्बिट में क्या होता है बच्चों कि करंट इंड्यूस होने लगता है। देखो मैं इंड्यूस करंट को यहाँ ऑर्बिट करंट को मैं आई बोला हूँ। तो चलो जो अपना पहला एनालिसिस है वो है टू कैलकुलेट ऑर्बिटल करंट। जो ऑर्बिट में करंट आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो अगर देखें यहाँ पे तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अगर यहाँ टाइम लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन एक चक्कर में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 2πr डिवाइड बाई v, इतना समय लेगा। तो यहाँ पे t की वैल्यू डालोगे, e डिवाइड बाई 2πr, v को ऊपर ले गया तो ev बाई 2πr आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है। 1/t को आप लिख सकते हो f, तो यहाँ e इंटू f आ रहा होगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करोगे तो ई ओमेगा डिवाइड बाई 2π, ओमेगा के फॉर्म में मान लो कि इसका जो है एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो ई ओमेगा डिवाइड बाई 2π। तो अगर आप ऑर्बिटल करंट की फॉर्मूला देखते हो तो ये आएगा e बाई टी, 1/t को लिखेंगे f, उसके बाद आप लिख सकते हो ev बाई 2πr, उसके बाद लिख सकते हो ई ओमेगा डिवाइड बाई 2π। तो ये जो होगा ये आ रहा होगा ऑर्बिटल करंट की वैल्यू। क्या आ रहा होगा बच्चों? ऑर्बिटल करंट की वैल्यू आ रहा होगा। देखो अपने को पता है बच्चों कि अगर कोई भी लूप है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो होगा क्या कि सेंटर पे ये है न्यूक्लियस पे जो है यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखो जो अगला कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस के पास मैग्नेटिक फील्ड। देखो करंट ऐसा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा राइट हैंड कर्व रूल से इनटू द प्लेन बन रहा होगा। इसको मैं bn लिख रहा हूँ। तो अगर आप bn लिखते हो तो देखो इसके अनुसार bn जो होगा अपने को पता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r होता है ना। आई का फॉर्मूला तो जानते हो, आई का फॉर्मूला रखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू आई रखोगे तो e बाई टी। तो एक फार्मूला तो ये आएगा म्यू नॉट e डिवाइड बाई 2tr, एक तो ये आ रहा होगा। दूसरा फार्मूला रखो आई का तो म्यू नॉट डिवाइड बाई 2r इंटू ई इंटू एफ, तो ये आ रहा होगा म्यू नॉट ई एफ डिवाइडेड बाई 2r, एक फार्मूला ये आ रहा होगा। अगर bn का ये वाला रखते हो तो म्यू नॉट अपॉन 2r ई इंटू वी डिवाइड बाई 2πr, इसको रखोगे तो म्यू नॉट ई वी डिवाइडेड बाई 4π
आर स्क्वायर आ रहा होगा। सिमिलरली अगर आई की वैल्यू ये रखते हो तो म्यू नॉट ई ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर आ रहा होगा। तो ये आ रहा होगा बी एन का फॉर्मूला। देखो तो इसको अगर मैं समराइज कर दूं तो जो बच्चों बी एन आ रहा है उसको लिख लो। बी एन का फॉर्मूला जो आ रहा है म्यू नॉट ई डिवाइड बाई 2 TR इज इक्वल टू म्यू नॉट ई एफ डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल टू म्यू नॉट ई वी डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट ई ओमेगा डिवाइड बाई 4 पाई आर। ये फॉर्मूला है न्यूक्लियस के पास मैग्नेटिक फील्ड। और जो आ रहा होगा ये क्रॉस आ रहा होगा ना, जितना भी डायरेक्शन वाइज आ रहा होगा वो क्रॉस आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अगर अपन ये बात जानते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो इसका अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा बच्चों उसको अपन एम से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा, आई इंटू ए होगा ना। जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा होगा बच्चों वो आई इंटू ए हो रहा होगा। अगेन अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो आप क्या करोगे, आई का जितना भी वैल्यूज है उसको डाल दो। तो अगर इसको आप आई की वैल्यू इसमें प्लेस करोगे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आ रहा होगा ई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी। पहला फॉर्मूला इज इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी और ई एफ पाई आर स्क्वायर, ये भी आ रहा होगा। उसी तरह ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ई भी आर बाई 2। ये फॉर्मूला जो है मैग्नेटिक मोमेंट का बच्चों आ रहा होगा। एक जगह पे मैंने पाई आर स्क्वायर डाला हूँ और आई का जो फॉर्मूला है अपने पास उसको मैंने प्लेस कर दिया। अब यहाँ इसमें सब केस लेता हूँ कि अपन जा रहे हैं एक रिजल्ट देखने, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है, एल है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है बच्चों, एल जो है वो है एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। और एम क्या है, एम है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो जो अपन यहाँ फॉर्मूला लेके आए हैं ई वी आर बाई 2, देखो हमने क्या ड्राइव किया है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ई वी आर बाई 2, हम क्या करते हैं इससे एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं एम वी आर डिवाइड बाई 2m। और अपने को पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम बी इंटू आर होता है। देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट को अपन लिख सकते हैं ई एल डिवाइडेड बाई 2m, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो m बाई एल इज इक्वल टू ई बाई 2m आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर इसको ऑब्जर्व करोगे किसी भी चार्ज पार्टिकल का चार्ज और उस मास, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्या आएगी, ये जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए m बाई एल का जो रेशियो आएगा ये जो है कांस्टेंट रहेगा। इसको अपन बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं, m बाई एल को बोला जाता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। m बाई एल को अगर गायरो मैग्नेटिक रेशियो का कैलकुलेशन करने को बोल रहा है बच्चों तो अपने से क्या निकलवाना चाहता है, m बाई एल। अगर देखो अगर फॉर एनी जनरल चार्ज देखें, किसी भी जनरल चार्ज के लिए अगर इस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो देखो क्या लिखोगे, चार्ज क्यू लिखते हैं ना, m बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई 2 इंटू एम। तो देखो अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो m इज इक्वल टू आ रहा होगा क्यू एल डिवाइड बाई 2m। तो यहाँ देखो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो देखो क्या मिल रहा होगा। देखो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो m को लिखूँगा q बाई 2m इंटू एल वेक्टर। देखो
अपने को यहाँ पे ये बात है कि अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव हो और Q की वैल्यू नेगेटिव हो, अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि M जो है सेम ही डायरेक्शन में है L के, मतलब अपन लिखेंगे कि M इज पैरेलल टू L। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव जैसे ही डालोगे तो M जो आएगा वो नेगेटिव ऑफ L वेक्टर। इसका मतलब हो गया ये कि M जो है वो है एंटी पैरेलल, क्या है, एंटी पैरेलल टू L वेक्टर। देखो अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ, देखो मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर चार्ज जो है बच्चों पॉजिटिव हुआ, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इस केस में जिस डायरेक्शन में M आएगा उसी डायरेक्शन में जो है बच्चों L भी आ रहा होगा। अगर चार्ज नेगेटिव है बच्चों, याद रखना कि अगर चार्ज नेगेटिव है तो इसके वजह से करंट ऐसे जा रहा होगा, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा अंदर, लेकिन इसके वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बाहर आएगा। ठीक है, अपन यहाँ से देख लिए हैं। तो ये था छोटा सा पॉइंट कि अगर M और L की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। देखो अगर अपन चौथा बात लिखें तो बोस थ्योरी ये बताती है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ऑर्बिटल संख्या पे डिपेंड करता है। तो देखो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, अगर बोस थ्योरी की बात करें तो L जो होता है NH/2π ना। L इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, NH/2π। तो M को अपन निकाले थे ना अभी, M/L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू EL डिवाइड बाई, ठीक है, 2M। तो यहाँ L की वैल्यू डालो तो E/2M NH/2π। तो जो M की वैल्यू आ रही होगी वो आ रहा होगा NEH डिवाइडेड बाई 4πM। और याद रखना जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है N इंटू म्यू इंटू बी, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, इससे अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों इक्वेशन को तो म्यू बी की वैल्यू जो आ रही है वो EH डिवाइडेड बाई 4πM के बराबर आ रही है। इसको अपन बच्चों इसको बोलते हैं बोर, लिख लो, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटन। ठीक है, ये होता क्या है, ये जो होता है किसी भी एटम के पास, बोर मैग्नेटन क्या होता है कि किसी भी एटम के पास कम से कम मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो सकता है ना, कितना मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, ये बताता है बोर मैग्नेटॉन। देखो अगर म्यू बी निकाले बच्चों, पूरा वैल्यू डालोगे फॉर इलेक्ट्रॉन n की जगह पे 1, तो ये आएगा 0.9, ठीक है, 0.923 इंटू 10⁻⁻23 इतना आ रहा होगा। यह बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू। बोर मैग्नेटॉन होता क्या है कि मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट जो है किसी भी एटम के पास जितना होता है उसको हम बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। देखो अगर एक और एनालिसिस करें तो अपन लिखे हैं M इज इक्वल टू EL/2M। देखो अगर L को I ओमेगा लिखें तो अपन इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू करता है I इंटू ओमेगा। ठीक है, रोटेशन पढ़ चुके हैं अपन। तो देखो M इज इक्वल टू I ओमेगा डिवाइड बाई 2M आएगा। अगर मैं अलग अलग रिजिड बॉडी के लिए इसको देखूं बच्चों, तो देखो तो फॉर रिजिड बॉडीज, जैसे मान लो जो L होता है उसको मैं I डैश इंटू ओमेगा
बोल रहा हूँ। ये जो है करंट नहीं है बच्चों, ये जो मैं स्टार मार्क किया हूँ ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ आई जो है बच्चों ये करंट नहीं है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो यहाँ पे m को आप ऐसे लिख रहे हो, तो मान लो कि मैं एक चार्ज रिंग लेता हूँ जिसपे चार्ज दिया हुआ है, उसका मास दिया हुआ है ना। चलो एक मैं चार्ज रिंग लेता हूँ, जो पहला पार्ट लेने जा रहा हूँ वो है चार्ज रिंग। उस पे जो चार्ज है बच्चों वो Q, मास m और उसकी रेडियस कैपिटल R है। देखो ये वो रिंग है, ठीक है, ये वो रिंग है जिस पे चार्ज जो है प्लस का Q है, और ये रोटेट हो रहा है ओमेगा से। किससे हो रहा है? ये रोटेट हो रहा है ओमेगा से, और इसकी रेडियस जो है R है। अपन को कैलकुलेट करना है इसके चलते मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा होगा। तो m की वैल्यू अपने को पता है, चार्ज की वैल्यू पता है। देखो m की वैल्यू कितना है बच्चों? m की वैल्यू जो है वो है Q I ओमेगा डिवाइड बाई 2 इंटू एम। यहाँ पे याद करो चार्ज रिंग के वजह से अगर एक्सिस इस तरह से लाई कर रहा है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? एम आर स्क्वायर। यहाँ जैसे ही डालोगे तो Q बाई 2m एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहाँ से m गया Q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ रहा होगा। जैसे ही आप m निकाल लोगे तो l तो निकाल ही लोगे, क्योंकि m बाई एल की जो वैल्यू होगी वो Q बाई 2m के बराबर होगी। तो जैसे ही आप m निकाल लोगे तो आप l भी निकाल सकते हो, ठीक है, और एंड वाइस वर्सा। देखो अगर मैं अगला वैल्यू लूँ या अगला, तो मैं ले रहा हूँ फॉर चार्ज डिस्क, फॉर चार्ज डिस्क। एक डिस्क है जो कि कंप्लीटली चार्ज है। देखो ये वो डिस्क है, ठीक है, ये कंप्लीटली चार्ज है, और डिस्क की रेडियस और मास जो है सेम है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। Q M और R जो है डिस्क। डिस्क का याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2, इस एक्सिस के लिए ना। तो देखो आप अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो तो Q बाई 2m, I को लिख दो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो ये आ रहा होगा Q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। यहाँ से m गया तो ये वैल्यू यहाँ मिल रही होगी मैग्नेटिक मोमेंट का। अब अपन बात करने जा रहे हैं चार्ज सॉलिड स्फीयर। क्या है? एक स्फीयर है और वो चार्ज है और सॉलिड भी है, नॉन कंडक्टिंग है ना, ठीक है। चार्ज सॉलिड स्फीयर जो कि नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है। देखो ये वो स्फीयर है, ये एक्सिस है, ये चार्ज सॉलिड है ना, इस पे चार्ज है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, Q M और R जो है इस पे इसके डायमेंशन दिए हुए हैं। तो देखो अगर इसके चलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करोगे तो 2 बाई कितना आता है? ये 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर आता है ना, लिख लो 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर। तो देखो इस केस में अगर आप m निकालते हो तो Q डिवाइड बाई 2m, I की वैल्यू लिख दो 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, तो Q, ठीक है, आर स्क्वायर ओमेगा यही आ रहा होगा, क्योंकि 2 से 2 गया और नीचे एक 5 का टर्म आ रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करने जा रहे हैं, अगर मान लो जो डी नंबर है वो हॉलो, चार्ज हॉलो स्फीयर हो, तब चार्ज हॉलो स्फीयर हो, क्या हो? हॉलो स्फीयर हो, जिसपे चार्ज Q हो, मास M हो और एक रेडियस जो है कैपिटल R हो। तब देखो ये मान लो
ऐसा है ना, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, क्योंकि कंडक्टिंग है, हॉलो है मतलब कंडक्टिंग है, तो इस पे चार्ज जो है बाहर रहा होगा, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इस केस में अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है 2/3 mr² होता है ना। चलो चेक कर लेना। देखो अगर m लिखोगे तो q/2m इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, ठीक है, इंटू ओमेगा लिखोगे, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल, तो देखो यहाँ से 2 से 2 गया तो q, ठीक है, देखो कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा q ओमेगा r²/3, यही आ रहा होगा ना, ये आंसर आ रहा होगा। तो ये था बच्चों छोटा सा कंसेप्ट एटॉमिक मैग्नेटिज्म का।